हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 1 कराने वाला हूँ मैं साइंस का। ठीक है, साइंस में क्लास 10th में जो चैप्टर नंबर 1 है वो किसका है? केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए केमिस्ट्री की एबीसीडी पढ़ने वाले हैं आप किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू क्लास 10th। ओके, अब आप देखिएगा इसका नाम क्या है बेटा। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होती है ये समझाने के लिए मुझे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा आपका। तो आपका बेसिक क्या है इस चैप्टर का बेटा? सबसे पहले ये है कि केमिकल चेंजेस जो होते हैं, ये चेंजेस जो होते हैं केमिस्ट्री में, सॉरी, वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। जो चेंजेस होते हैं बेटा आपके केमिस्ट्री में वो दो तरह के होते हैं, आपके फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। ये आपने नाइन्थ में भी पढ़ा था ना, वहीं से कनेक्ट करूंगा मैं सारी चीजें आपके नाइन्थ से कनेक्ट करूंगा। जो नाइन्थ में भी नहीं पढ़ा ना आपने, या मान लो कभी निकम्मापन किया आपने नाइन्थ में, तो वो भी मैं इसमें रिकवरी करा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, बट यहाँ निकम्मापन मत करना बेटा ना, क्लास 10th है। तो अब देखिए चेंजेस आर टू टाइप्स इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में चेंजेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहले आपका क्या बेटा? फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस में लिखा आपका नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कि कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे कि एग्जांपल हो गया मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना बच्चे? मेल्टिंग ऑफ आइस किसके एग्जांपल है? आपका फिजिकल चेंज का कि केमिकल चेंज का? तो आप कहेंगे सर फिजिकल चेंज का, क्योंकि यहां पर कुछ भी नया नहीं बन रहा है। ठीक है, और जहां पर आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, नया सब्सटेंस बन जाए आपका नई प्रॉपर्टीज के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? कि हाँ ये केमिकल चेंज हुआ है। ये केमिकल चेंज को आप अपनी बेसिक लाइफ में भी जो डे टू डे आप करते हैं उसमें भी कर सकते हैं। जैसे कि आप चाय बनाते हैं, ठीक है ना, तो चाय बनाते हुए आपको क्या चाहिए होता है? बेसिकली दूध, या पानी भी डालते में भी हो सकता है। तो क्या हुआ आपका? दूध, पानी, और साथ में क्या लिया आपने उसमें? चाय पत्ती, चीनी। अब डालने को तो और भी बहुत सारी चीजें डाल देते हैं, बहुत से तुलसी ले, अदरक ले, लौंग ले, ठीक है, सभी कुछ डाल दिया, लेकिन जरूरी नहीं है। बेसिक बेसिक जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस चीज की जरूरत होती है नॉर्मली आपका चाय में, किसकी? आपकी पानी, दूध और आपका चाय पत्ती और चीनी। ठीक है, ये चार चीजें जब आप मिलाकर के उसको क्या कर लेते हैं? हीट देते हैं, गर्म कर लेते हैं, उसके बाद आपकी चाय बनके तैयार होती है। तो चाय जो होती है वो दूध जैसी होती है क्या? नहीं। पानी जैसी होती है क्या? नहीं। पत्ती, चीनी, नहीं, बल्कि सबका कॉम्बिनेशन होती है। और चाय की अपनी एक नई प्रॉपर्टी होती है। तो न्यू सब्सटेंस बना है, क्या बना है? आपका चाय बनी है, तो वो क्या आपका न्यू सब्सटेंस बना है न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, जिसका पिछले से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर जंग लग जाता है ना, आपने देखा होगा, तो उसी को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। वो भी क्या हो? केमिकल चेंज हो गया बच्चे आपका नई प्रॉपर्टी के साथ। अब यहां पर देखिएगा केमिकल रिएक्शन, है ना, केमिकल चेंज समझ में है ना? बस यहीं से हमने आगे एक्सटेंड करना है। तो देखिए लिखा है आपका द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, कि वह प्रोसेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज के साथ, क्या कहलाता है वह प्रोसेस? आपका केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो केमिकल चेंज है ना, केमिकल चेंज के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल चेंज के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और एग्जांपल वही सेट हो गया आपका दोबारा से, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब यहां तो मैंने आपको बेसिक बेसिक अभी क्या बताया? सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन के बारे में समझाया। अभी किसके बारे में समझाया बच्चे? केमिकल रिएक्शन तक मैं आपको ले आया हूं। ठीक है, तो एक बार रिपीट करते हैं फटाफट, है ना, कि केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने आपको क्या समझाया। तो आप देखिएगा, सबसे पहले मैंने कहा आपसे कि चेंजेस आर टू टाइप्स इन केमिस्ट्री। चेंजेस जो होते हैं दो तरह के होते हैं केमिस्ट्री में, एक आपका फिजिकल चेंज और एक आपका होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है नई प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है, बल्कि वही रहता है। जैसे कि एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर आइस को मेल्ट करेंगे वाटर बन जाएगा, वापस वापस से क्या कर दीजिए आप? वाटर को क्या कर दीजिए आप? फ्रीज कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका बेटा? आइस बन जाएगा। लेकिन सेम प्रॉपर्टी के साथ, है ना, वही चीज रहेगी, जो पानी की प्रॉपर्टी है वही आपकी आइस की होती है लगभग लगभग में। ठीक है, तो आप देखिएगा कुछ भी नया नहीं बनता। और यहाँ के न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, ये नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टी के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल चेंज के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो मैंने आपको केमिकल रिएक्शन तक तो पहुंचा दिया है। ठीक है, बट अब यहाँ क्या है बेटा? 10th क्लास की केमिस्ट्री में ना आपकी इक्वेशंस आती हैं। ठीक है, और इक्वेशंस में क्या होता है? फॉर्मूले लिखते हैं हम। जैसे कि मैंने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, अब मैं कहूंगा CaO, तो आप कहेंगे सर पता नहीं CaO कैसे? अच्छा याद करना है, तो याद नहीं करना आपने, आपने 9th में सीखा था और सही से सीखा नहीं था, तो वो मुझे सिखाना पड़ेगा 9th वाला प्रोसेस आपको। तो जरा ढंग से देखना बेटा, कि जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको जरा बिल्कुल प्रॉपर वे में देखना है। ये वैलेंसीज है, मुझे पता है आप में से 90% को याद है। ठीक है, लेकिन 10% का भी सोच लो बेटा, तो आप 90 वालों को क्या रिवीजन हो जाएगा, 10% वालों सीखो फटाफट एकदम। देखो इसमें क्या दे रखा है आपको?
एलिमेंट्स कहां तक के एटम में होते थे हमें 20 तक, क्या था आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और क्या बेटा आपका पोटेशियम और कैल्शियम। तो ये हमें सारे के सारे याद होने चाहिए बेटा, 20 तक के, 1 से लेके 20 तक अच्छे से एलिमेंट्स हमें लर्न होने चाहिए बिल्कुल प्रॉपर वे में, ठीक है। 1 से लेके 20 तक, और जो इनको नहीं कर सकता वो 10th में केमिस्ट्री का पार्ट ही छोड़ दो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर कर लो 10th, ठीक है। बावलो पागलो, इससे अच्छा है कि आप कर ही लो पूरा। तो आपने करना है क्या, पूरा करना है बेटा। 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स अब याद होने चाहिए, चाहे 9th में थे या नहीं थे, इन पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा हमने किसमें, 10th क्लास में। तो अब आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लिखते थे शेल्स होते थे KLMN, है ना बेटा, KLMN। तो आप देखिएगा इसके अंदर अगर ये 1 नंबर पे आता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, हीलियम अगर 2 है तो 2। इसी तरह जैसे सिलिकॉन है वो 14 पर आता है तो 14 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में 17 है, कैल्शियम में 20 है। तो ये आपको पता है पहले से, लेकिन मैं आपका रिपीट कर रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा कि ये आपका के शेल, इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो देखिएगा हाइड्रोजन में 1 है तो 1 आ गया, 2 है तो 2 आ गए। लेकिन लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा आपके, लिथियम में 3 है तो 3 में 2 ही रह सकते हैं। के अंदर कितने रह सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 2। के वाले शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 रह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 यहां रखेंगे और जो 3 में से 1 बच रहा है उसको आगे, फिर इसके 4 में से 2 यहां, 2 आगे, 5 में से 2 यहां, 3 आगे, 6 में से 2 यहां, 4 आगे, 7 में से 2 यहां, 5 आगे, 8 में से 2 यहां, 6 आगे। अब देखिए 9, 9 में से 2 यहां, 7 आगे, 10, 10 में से 2 यहां, 8 आगे। अब 11, 2 यहां, अब यहां देख रहे हैं 8, अच्छा ठीक है। तो ये समझ में आया कि इसमें मैक्स टू मैक्स कितने रह सकते हैं आपके, 8। पहले शेल में कितने रह सकते हैं बेटा आपके, 2, और दूसरे में 8। वैसे तो ये फॉर्मूला होता था, आपने याद किया था मुझे पता है, 2n²। यहां पर अगर मैं n की जगह 1 रखूंगा, n की जगह क्या रखूंगा बेटा आपका 1, तो यहाँ क्या आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कितना आएगा बेटा आपका 2। और n की जगह 2 यानी दूसरे शेल के लिए रखेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका, देखिएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर तो कितना आएगा 8। और n इक्वल अगर 3 रखेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9, 9 टू 18। इसी तरह 4 रखेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका 2 इंटू 4 स्क्वायर, तो कितना आपका 16 टू 32। तो आप देखिएगा बच्चों, इस तरह से अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट शेल में मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो आप कहेंगे 2, दूसरे में कितने 8, तीसरे में कितने 18 और चौथे में कितने बेटा आपके 32, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका बेटा बहुत अच्छे से, है ना। अब इसके साथ साथ लेकिन आपको यहां पर जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो एक बात आपको, एक एक्सेप्शन आपको याद करना पड़ेगा 10th क्लास के हिसाब से, मैं एक्सेप्शन ही कहूंगा उसको, कि भाई पहले में कितने रहते हैं 2, दूसरे में कितने रहते हैं 8, और तीसरे में भी 8 ही मान के चलो, और चौथे में भी 8। अभी आप ये मान के चलो पहले में कितने रहते हैं 2, दूसरे में भी 8 ही होते हैं मैक्सिमम, तीसरे में भी 8 ही होते हैं मैक्सिमम, सिर्फ ये लिखने के लिए। अदरवाइज अगर अलग से क्वेश्चन पूछ ले कि नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड शेल, तो थर्ड शेल में कितने आएंगे बेटा आपके 18 आएंगे। लेकिन यहाँ के हिसाब से थर्ड शेल में भी कितने आएंगे 8 आएंगे ज्यादा से ज्यादा। अब यहाँ देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो यहाँ तक तुम पहुंच गए थे ना, देखिए 11, 2,8,1, फिर 12 को 2,8,2, फिर 13 है तो 2 और 8 10, 10 और 3 13, 14 को कर लिया, 15 को, 16 को, 17 को। अब आप 18 पर आ जाइए, 2,8,8। अब इसमें मैक्सिमम 8 रह सकते हैं, तो अब आप देखिएगा 19 को 2,8,8, तो ये कितना हुआ 18, तो एक आगे भेजना पड़ेगा यहाँ पर। इसी तरह से बेटा 20 वाले में भी 2,8,8 कितना हुआ 18 और 2 20। तो ये आया हमारा। अब यहाँ पर बेटा हमने जो है ना ये देखना है कि शेल्स किस किस के फुल हैं, किस किस के शेल्स आपके फुल है। तो पहले शेल में कितने रहते हैं बेटा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बताइएगा कितने रहते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2, तो ये फुल है। और इसी तरह से अगर मेरे को नियोन, नियोन में भी बेटा इस वाले में कितने रहते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8, और ये पूरा फुल है, ठीक है। और थर्ड में देखिएगा ये आर्गन, आर्गन वाले का भी क्या है बेटा आपका फुल है, तो आप ध्यान रखिएगा बेटा जरा। अब यहाँ पर जो फुल वाले हैं ना इनका अलग से ध्यान रखना पड़ेगा हमने, और मैं बताऊंगा कि ये मैंने क्यों लिखवाया है। अभी तो आपने देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ही हम क्या निकालते हैं, वैलेंसी निकालेंगे आगे, इसलिए इनको क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिएगा ध्यान से कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे, तो आपका यहाँ 1 है तो 1 आ गया, यहाँ पर 2 है तो 2 आ गया,
यहाँ देखिए आउटर में, यहाँ 2 भी है 1 भी है, लेकिन आउटर में क्या है 1, तो 1 आ गया, 2 है तो 2 आ गया, 3 है तो 3 आ गया, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8 आ गया। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8, और यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना है 2। तो ये आपको निकालना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए समझिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इसकी इसी के हिसाब से क्या निकालते हैं बेटा, वैलेंसी फाइन करते हैं। क्या करते हैं, वैलेंसी फाइन। लेकिन वैलेंसी में एक बात का ध्यान रखना कि ये जिसके मैंने शेल्स फुल बताए थे बेटा, एक ये, ठीक है बच्चों, दूसरा बेटा मैंने आपको कौन सा बताया था, ये 8 वाला। तो इनकी वैलेंसी जो है आपकी बिना किसी लॉजिक के क्या आनी है, आपकी 0 आनी है। इनकी वैलेंसी क्या आनी है बेटा, 0। जिनके शेल्स फुल होते हैं उनकी वैलेंसी क्या आती है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना 0। हमेशा ध्यान रखना क्या आती है, 0। तो इन तीन एलिमेंट्स, इनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, नोबल गैसेस भी कहते हैं, नोबल एलिमेंट्स भी कहते हैं। कौन से होते हैं नोबल वाले, कौन से कहलाते हैं, चाहे वो गैसेस कहलाए, ठीक है, चाहे वो आपका एलिमेंट्स कहलाए, कौन से कहलाते हैं, जिनकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। जिनकी वैलेंसी 0 होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस या नोबल एलिमेंट्स, ठीक है, ये सारे इनके नेम होते हैं। तो कौन कौन है इसमें बच्चों, हाईलाइट कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या हाईलाइट कर रहा हूं आपका, ध्यान से देखिए बच्चे। एक तो हीलियम है, ये रहा आपका हीलियम, ये भी नोबल गैसेस में आता है। एक आपका नियोन है, ये भी नोबल गैसेस में आता है। और एक आपका बेटा कौन सा है, आर्गन। आर्गन भी किस में आता है आपका बेटा, नोबल गैसेस में ही काउंट होता है। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का, छोटी छोटी सी बात है और बहुत काम की बात है बेटा, बहुत काम की बात है, ध्यान रखना है ना। तो आप जरा ध्यान से देखिए इसको, ये तीनों को मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब यहाँ पर क्या आपका वैलेंसी निकालने का एक वे क्या होता है, देखो दो तरीके बताऊंगा बेटा वैलेंसी फाइंड करने के, देखना 1 से लेकर 20 तक याद है ना आपको। तो जो नोबल गैसेज है हर कोई इन्हीं की तरह बनना चाहता है। जैसे हमारे लिए कोई नोबल पर्सन होता है तो हम कहते हैं यार हम तो, हमारा आइडियल पर्सन ना वही है, हम उसी की तरह बनना चाहते हैं आगे जाकर, या उसकी कुछ क्वालिटीज चाहते हैं कि हम उसको एडोप्ट कर लें, ठीक है, उन चीजों को। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या है आपका, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन किसकी तरह बनना चाहता है, हीलियम की तरह। तो हाइड्रोजन से हीलियम कितने स्टेप दूर है, 1 स्टेप दूर है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, 1। लिथियम, लिथियम किसकी तरह बनना चाहता है, हीलियम की तरह, तो कितने स्टेप चलना पड़ेगा, 1। बेरिलियम, तो बेरिलियम में देखिएगा 1 2, 2 स्टेप तो 2 वैलेंसी। बोरॉन 1 2 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब आप देखिएगा कार्बन, कार्बन के लिए चाहे वो इधर आए या उधर आए कितने कदम चलना पड़ेगा, 4। हम जाते किसके पास है, जो पास होता है, जो पास होता है। तो आप देखिएगा अगर मैं कार्बन की बात करूं 1 2 3 4, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। और इधर को देखो तब भी 4। नाइट्रोजन ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे की तरफ, देखो 1 2 3, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है आपकी, 3। ऑक्सीजन देखो 1 2, तो 2 होती है। फ्लोरीन की 1, इसी तरह सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, इधर को ले लो इधर को, फास्फोरस की 3, सल्फर की 2, क्लोरीन की 1, पोटेशियम की 1, कैल्शियम की 2। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, जब हमें एक सीक्वेंस पता होती है तो हम देखते हैं कि अच्छा ठीक है यार, किससे हीलियम या नियोन या आर्गन से कितना डिस्टेंस पर है, कौन नियरेस्ट है, कितने स्टेप दूर है, इतनी वैलेंसी हो जाती है। बाकी एक वैलेंसी निकालने का तरीका 9th वाला जो आपका था बेसिक, वो बता देता हूं कि अगर आपका 1 है तो 1, 1 है तो 1, 2 है तो 2, हीलियम को छोड़कर है ना, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, और अगर 5 है तो क्या करेंगे 8 - 5, तो 3 आ गई वैलेंसी। 6 है तो 8 - 6, तो 2 आ गया। 7 है तो 8 - 7, 1 आ गया। 8 है तो 8 - 8, 0 आ गया। फिर 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, फिर 5, यानी मोर देन 4 हो गया ना। तो मोर देन 4 होती है 8 माइनस करते हैं, तो 8 - 5 किया 3, 8 - 6 किया 2, 8 - 7 किया 1, 8 - 8 किया 0, ये 1 का 1, 2 का 2। ये बैलेंसिंग निकालने का तरीका था, आपको अच्छे से पता होना चाहिए जो मैंने आपको समझाया, मतलब 10th क्लास में आप बिल्कुल समझ गए। हाँ, तो अब आप ध्यान से देखिएगा आगे बेटा, इसमें क्या आपका नेक्स्ट जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैलेंसीज है, कुछ पॉलीटॉमिक्स है कुछ सिंपल है आपके एलिमेंट से। तो उनकी वैलेंसीज हमें विद नेम पता होनी चाहिए, ठीक है। इनकी वैलेंसीज भी हमें क्या होनी चाहिए, विद नेम पता होनी चाहिए, विद नेम, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, विद सिंबल। तो फ्लोरीन तो आपका ऑलरेडी आ चुका है, वैसे फ्लोरीन अभी था ना पीछे, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों थे। फ्लोरीन 9 नंबर पे था, क्लोरीन 17 नंबर पे था। तो ये 4 सिस्टर्स कहलाती है बेटा आपकी, क्या है ये, 4 सिस्टर्स, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 सिस्टर्स कहलाते हैं आगे जाकर केमिस्ट्री में।
और आपको पता है फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी थी 1, क्लोरीन की कितनी थी 1, तो इन दोनों की भी 1 1 रहती है। तो एक याद करने का वे ये तो सिंपल है कि भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्या होते हैं, आपके 4 सिस्टर्स होते हैं, चारों में एकता होती है, तो इनकी वैलेंसी 1 1 1 होती है, सिंपल है। चलिए देखिए, सिल्वर और गोल्ड, इनको भी याद करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई सिल्वर और गोल्ड अगर आप ज्वेलरी बनाते हैं या बनवाते हैं, ठीक है, तो नंबर 1 कौन से काउंट होते हैं आपके ज्वेलरी बनाने में, या तो सिल्वर या गोल्ड बेसिकली। अब आप कहोगे सर डायमंड, अब मैं डायमंड की बात ही नहीं कर रहा ना, इन दोनों में बताऊं मुझे, ठीक है, यही है ना। हाँ, तो अब जरा देखिएगा आप इसमें सिल्वर और गोल्ड, तो सिल्वर और गोल्ड ये नंबर 1 होते हैं, तो इनकी 1 वैलेंसी, तो इन चारों की भी 1, इन दोनों की भी 1। अब ये आपको याद करना है बेटा, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड या अमोनियम। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, NO3, क्या होता है बेटा आपका NO3, हाइड्रोक्साइड का OH और अमोनियम का NH4। ये फॉर्मूले वाइज है ना, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। इन सब की वैलेंसी कितनी होती है 1, इन सब की वैलेंसी कितनी होती है 1, तो एक याद करने में हेल्प हो जाएगी अगर आप इस वे में करोगे, ठीक है। सबकी वैलेंसी कितनी होती है, इनकी 1 होती है बेटा आपकी। अब आप आ जाइए 2 वाले पर, ठीक है, 2 वाले पर आ जाइए, तो आप ध्यान से देखिएगा बेटा, जिंक, जिंक में क्या है बेटा आपका, जिंक है आपका, लेड है, कॉपर है, आयरन है। देखो बेटा यहां पर ना कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, जैसे कि कॉपर है ना, कॉपर की वैलेंसी अलग अलग भी हो सकती है, बट बेसिकली जो आपको पढ़ना है ना उसके अकॉर्डिंग आप 2 मानकर चलिएगा, ठीक है, 2 ही लगेगी आपकी सब जगह। आयरन की भी 2 ही लगेगी, तो आप देखिएगा बेटा, ये जिंक, लेड, कॉपर, आयरन, ये आपको याद करनी है बेटा। इनकी वैलेंसी कितनी है, सबकी 2 2 है। जिंक, जिंक का क्या होता है, Zn होता है। लेड का थोड़ा हटके होता है सिंबल, क्या होता है, Pb, क्या होता है, Pb होता है। और उसके बाद अगर कॉपर की बात करें तो Cu, और बेटा आप देखेंगे आयरन, तो आयरन की क्या है बेटा आपका Fe, आयरन का भी अलग होता है, तो ध्यान से बिल्कुल आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखिए बेटा सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, इनमें बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे भी, तो स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, तो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है ऑलरेडी, ठीक है, तो ध्यान से देखना आप इसमें, सल्फाइड, सल्फाइट और सल्फेट। सल्फाइड होता है ओनली एस, और सल्फाइट होता है आपका SO3, और सल्फेट होता है SO4। वैलेंसी सबकी 2 ही होती है, वैलेंसी सबकी 2 ही होती है। अब आप आ जाइए कार्बोनेट, कार्बोनेट की वैलेंसी भी क्या होती है बेटा 2 ही होती है। तो इस सारे 2 वाले ग्रुप के, इनको आपने अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए। अभी जस्ट इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, क्योंकि इनके बिना कुछ नहीं होना, ध्यान रखना, इनके बिना क्लास 10th में कुछ नहीं होना, ठीक है। हाँ, अब आप ये यहाँ जाइए, फॉस्फेट, फॉस्फेट में आएगा PO4 और नाइट्राइड में N आता है खाली, इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। तो नॉर्मली मैंने मोस्टली लिखवा दिए सारे, एक आधा कोई दे रहा है तो आप खुद देख सकते हैं। और ये सब 9th का था, आपने वहां नहीं किया तो इसलिए यहाँ करना पड़ रहा है मजबूरी में, लेकिन अगर यहाँ नहीं करोगे ना आगे कुछ नहीं समझ आएगा, ना ही फर्स्ट चैप्टर में, ना ही सेकंड में, ना ही थर्ड में। चलो फोर्थ में तो आ भी जाएगा, लेकिन फोर्थ तो बात की बात है। ये 3 चैप्टर छोड़ देना बेटा, अगर इसको याद नहीं कर सकते, ठीक है, छोड़ दो फिर, या फिर चुपचाप याद करो उनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इनके मैं आपको सिखाता हूँ, आपने 9th में, सब 9th का चल रहा है अभी आपका, ये 9th का बेसिक बेटा, क्योंकि इसके बिना ना आप पागल हो जाएंगे, बिल्कुल पागल। कैसे पागल हो जाएंगे, हाँ देखो, मैंने लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैंने लिखा भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। अब बच्चा कहेगा यार MgO कैसे हो गया भाई, है ना, ऐसे बावलों की तरह देखेगा फिर। तो आपने करना क्या है बेटा, MgO मैंने लिखा है ना आपका, ठीक है, तो MgO कैसे आता है ये हमने देखना होगा, हम 9th में सीख चुके थे इसको अच्छे से, ठीक है। तो देखिएगा कैसे बेटा, मैग्नीशियम मतलब Mg, ओके, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, और इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी भी 2 होती है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 1 आएगा, 2 से 2 कट कर 1 1, और इसकी वैलेंसी इस पे चली जाती है, इसकी इस पर, तो ये 1 यहां लिखेंगे, O यहां लिखेंगे, तो बेसिकली हम 1 तो लिखते ही नहीं है, तो क्या आएगा आपका फॉर्मूला MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब भी आएगा तो आपने लिखने की जरूरत नहीं, ओरली सोचना है कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg और O, ठीक है, Mg की वैलेंसी Mg के नीचे 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे 2, 2 से 2 कर गया, यानी किसी पे कुछ नहीं आना, सीधा चिपका के लिख दो MgO, ठीक है। अब आप इसमें आगे देखिएगा बेटा, ये है आपका हाइड्रोजन सल्फेट, क्या है आपका हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फेट को H और सल्फेट मतलब SO4, ओके बच्चों। इसकी वैलेंसी क्या होती है 1, इसकी वैलेंसी क्या होती है 2। भाई हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है ना, 1 से 20 तक में आया था, और सल्फेट अभी बताया था, सल्फाइड, सल्फाइट और सल्फेट सबकी क्या होती है 2 2 होती है, और इनकी वैलेंसी एक दूसरे को दी जाती है। तो देखिएगा यहां से क्रॉस करते थे आप 9th में, ये रहा आपका, तो क्या आएगा आपका बेटा H2 और SO4, H2SO4। अब आप यहां जाइए फटाफट, जिंक सल्फेट, क्या लिखा बेटा आपका ये जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट में आप क्या करेंगे बेटा,
ये आपका Zn हो गया, सल्फेट मतलब SO4, इसकी वैलेंसी भी 2, इसकी वैलेंसी भी 2, 2 से 2 कट हो गया आपका बेटा और क्रॉस करेंगे एक दूसरे पर, तो क्या आएगा आपका जिंक SO4, यानी किसी पर कुछ नहीं आ रहा, ये आ गया आपका फॉर्मूला। इसी तरह से आप देखेंगे पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम मतलब के, आयोडाइड मतलब आयोडीन मतलब आई, इसकी वैलेंसी भी 1, इसकी वैलेंसी भी 1, किसी पर कुछ नहीं आना, बल्कि क्या लिखा जाएगा के आई, ये आ गया बेटा आपका के आई। इसी तरह से देखो फटाफट बेटा इंटरेस्ट आपका आना शुरू हो जाएगा इसमें। लेड आयोडाइड, लेड था अभी आपका पीबी, अभी जस्ट मैंने पीछे लिखवाया था, लेड क्या था आपका बेटा पीबी, और आयोडाइड मतलब आपका क्या होगा बेटा आयोडीन। तो आप देखिए इसकी वैलेंसी 2 थी, इसकी 1, अब एक दूसरे पर जाएगी ना बेटा वैलेंसी, तो क्या आएगा आपका ये पीबी और I2, क्या आएगा बेटा पीबी और I2। अब आप इसमें आ जाइए पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट में क्या था बेटा आपका के, और नाइट्रेट था आपका बेटा NO3। ये अपने पास से नहीं लिखवा रहा मैं, अभी जस्ट पिछली स्लाइड में मैंने आपको सारे के सारे लिखवाए फॉर्मूले, उसको याद करो फिर आप ये वाला देखो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगी आपको, बहुत इजी, और होती भी है यार, ध्यान से देखो आप इसमें। इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी 1, तो आप देखिएगा क्या आ रहा है आपका बेटा, आ रहा है के और NO3, किसी पर कुछ नहीं आना क्योंकि 1 1 है। अब देखो नेक्स्ट, काफी अच्छे से मैंने प्रैक्टिस कराने के लिए आपको काफी सारे लिख दिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या है बेटा आपका Ca और O, Ca की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, 2 से 2 गया आपका 1 1, किसी पर कुछ आएगा नहीं आना, तो CO आपका ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम क्विकलाइम भी कहते हैं, सूखा चूना जो पान पे लगाते हैं बेटा, ठीक है। और क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाइट वॉश के लिए किसका यूज करते हो, तो व्हाइट वॉश के लिए ये मत लिखना एशियन पेंट का यूज करते हैं, क्या करना है आपके कैल्शियम ऑक्साइड का क्विकलाइम, समझ गए। क्विकलाइम का यूज होता है व्हाइट वॉश के लिए, जिसका यूज होता है वो क्या होता है आपका क्विकलाइम, आगे बताऊंगा कैसे। आगे देखिए अब आप इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या आपका CaOH, तो Ca की वैलेंसी क्या है बेटा आपका 2, क्योंकि कैल्शियम की 2 होती है, और OH हाइड्रोक्साइड इसकी 1 थी, तो इस पर आएगा बेटा ये, इस पर ये, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब Ca होल ट्वाइस ऑफ OH, तो ये आ गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा ये होता है आपका गीला चूना, सिलेक्ट लाइम कहते हैं हम इसको, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिलेक्ट लाइम मतलब भीगा हुआ, बुझा हुआ चूना। अब आप यहाँ आ जाइए इसमें बेटा कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर का होता है बेटा Cu, और ऑक्साइड O, इसकी भी 2, इसकी भी 2, 2 से 2 कट गया आपका, किसी पर कुछ आना है नहीं, तो फॉर्मूला क्या हुआ CuO हो गया आपका बेटा। अब देखिएगा यहाँ पर बेरियम सल्फेट, बेरियम बेटा Ba, बेरियम क्या होता है आपका Ba, ये लिखवाया नहीं था पीछे, बेरियम का ध्यान रखना, वो जो Be था ना वो बेरिलियम होता है, ये क्या है बेरियम, बेरियम का होता है Ba, कोई नहीं। अब देखो सल्फेट क्या आपका SO4, वैलेंसी बेटा 2 2, 2 से 2 कट हो गया हमारा 1 1, तो यहां पर क्या आ रहा है बेटा आपका BaSO4, BaSO4। अब आप इसमें आ जाइए बेटा फटाफट, क्या है आपका बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड आपका Ba, और क्लोराइड मतलब Cl, बेरियम की कितनी बेटा 2, क्लोरीन की 1, और जिसको याद नहीं हो पीछे जाओ, याद करके आओ पहले इसको फटाफट, ठीक है। पीछे करो वीडियो को और उसको याद करो तब यहाँ पे आओ, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा इसमें, तो क्या है आपका बेटा BaCl पर क्या आएगा 2, तो ये आ गया आपका बेरियम क्लोराइड। अब देखो एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है बेटा आपका एल्युमिनियम और क्लोराइड, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है बेटा आपकी 3, क्लोरीन की कितनी है 1, तो एक दूसरे पर आ जाएगी, तो क्या बना आपका एल्युमिनियम और क्लोराइड कितना बेटा आपका 3, ये आ गया आपका सिंपल। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देख लेना बेटा, कभी भी फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपको कोई भी समझाएगा सब समझ में आएगा। फिर देखो आप इसमें क्या होता है एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम मतलब L, सल्फेट मतलब SO4, इसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा 3, इसकी वैलेंसी 2, दोनों जब एक दूसरे पर आएंगे तो क्या होगा Al2 और SO4 का होल थ्राइस, ओके। अब देखिए हाइड्रोजन, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रो मतलब H और क्लोरिक मतलब Cl, क्लोरीन। अब आप देखिएगा इसकी वैलेंसी भी 1, इसकी भी 1, तो क्या है आपका HCl, क्या आएगा बच्चों आपका HCl। देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो Ca और कार्बोनेट लिखवाया मैंने CO3, वैलेंसी इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, 2 से 2 कट हो गया आपका, तो एक दूसरे पर कुछ आएगा नहीं, क्या आएगा आपका CaCO3, बस ये आ गया सिंपल। और आप देखिए फटाफट बेटा सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड Ag, और क्लोराइड मतलब क्लोरीन, और इसकी भी वैलेंसी 1, इसकी भी 1, तो किसी पर कुछ नहीं आना, क्या लिखेंगे सिंपल AgCl। अब यहाँ जो सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर वो जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट में क्या बेटा आपका Zn
और नाइट्रेट मतलब NO3, इसकी वैलेंसी होती है 2, इसकी होती है 1 बेटा। तो क्या आएगा आपका Zn और NO3 का होल ट्वाइस 2 आ गया उधर। कॉपर क्लोराइड तो क्या बेटा आपका Cu और क्लोराइड मतलब बेटा क्लोरीन, तो आपकी इसकी 2 इसकी 1, तो एक दूसरे पर आएगी वैलेंसी, तो क्या आएगा बेटा आपका, आप देखिए CuCl2, ये आ गया आपका। इसी तरह से आप देखिए बेटा फटाफट सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब Na, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, इसकी वैलेंसी 1, तो क्या आएगा बेटा आपका, ये आएगा NaOH, किसी पर कुछ नहीं आना, ठीक है। यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बेटा आपको पता है ना, घर में खाने वाले नमक को हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये उसी का फॉर्मूला है हमारा। तो देखिएगा बेटा NaCl, कुछ नहीं आना इस पर भी। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड मुझे पता है सबको याद है CO2 होती है, क्या होती है, CO2, बट यहाँ पर लिखने का क्यों लिखा मैंने, यहाँ देखिएगा कार्बन मतलब C और ऑक्सीजन मतलब ये, इसकी 2 होती है, इसकी 4 वैलेंसी, 2 से कर किया 2, 1 सा और 2 2 सा। अब एक दूसरे पर क्या आएगा बेटा आपका, इस पर 1 आ गया और इस पर क्या है 2, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला भी कैसे है। तो बेसिक बेसिक 9th वाला खत्म है हमारा, अब मैं 10th वाले पर चलता हूँ बेटा, तो ध्यान से देखिएगा 10th वाले पर। तो 10th वाले में क्या है हमारा, हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब समझना भाई, अभी हमने पढ़ा, पीछे हमने क्या पढ़ा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दो तरह के चेंजेस होते हैं केमिस्ट्री में, और जो केमिकल चेंज के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो कब कह सकते हैं हम कि केमिकल रिएक्शन हुई है, हम कब कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, तो आप देखिएगा हम कब कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो उसकी पहली पहचान है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि भैया गैस का निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, कि जब हम बेटा H2SO4, H2SO4 क्या बेटा आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स डालते हैं कुछ, ठीक है, उसके कुछ दाने डालते हैं एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो क्या होता है बेटा आपका, तो जिंक क्या करता है, इस H2 को रिमूव कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो H2 गैस निकलती है, और क्या बनता है आपका जिंक सल्फेट बनता है, क्या बनता है बेटा आपका जिंक सल्फेट। अब बच्चे सोचते हैं सर जिंक सल्फेट का फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, रे भाई अभी पीछे बताया तो है, Zn की वैलेंसी कितनी होती है 2, HCl की भी कितनी होती है 2, 2 से 2 कट गया, किसी पर कुछ नहीं आया, जिंक सल्फेट आ गया आपका, और H2 गैस अलग निकल गई। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि भैया जो H2 गैस होती है ना हमारी बेटा, जो H2 गैस होती है, H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस का हम प्रैक्टिकली कैसे बताते हैं कि हाइड्रोजन गैस है ये। अगर कहीं से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, आप जलती हुई कैंडल उसके पास लेकर जाएंगे, तो जलती हुई कैंडल तो वो कैसे आपका साउंड के साथ बर्न होगी, कैसे पट पट पट, और इस पट 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 को हम क्या कहते हैं, पॉप साउंड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन गैस का अगर आप कभी भी टेस्ट करना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस को अगर हम बर्निंग कैंडल के पास लेकर जाते हैं, बर्निंग कैंडल हाइड्रोजन गैस के पास लेकर जाते हैं, तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप देखिएगा, और बेटा एक चीज हो रही है, आपकी एक छोटी सी हेडिंग थी यार, यहाँ पर मैं बताना तो नहीं चाह रहा था बट कोई नहीं, बता देता हूँ, है ना। तो देखना ये जो होता है आपके केमिकल रिएक्शन से पहले वाले, क्या यहाँ यहाँ बता देता हूँ, देखो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, H2 प्लस O2 और क्या बनता है आपका H2O। तो बेटा ये इनको हम रिएक्शन से पहले वाले को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे बच्चों, रिएक्टेंट्स। और जो आफ्टर रिएक्शन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोडक्ट कहते हैं ना। तो इस बात का भी ध्यान रखना, छोटी सी बात थी ये, मैंने आपको साइड बाय साइड बता के चल रहा हूँ, छोटी छोटी बातें। बाकी आपका क्या है कि अगर कभी भी कहीं से गैस इवॉल्व हो रही है, गैस निकल रही है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यानी पहली पहचान जो है वो यही है, किसकी, आपकी केमिकल रिएक्शन की। पहली पहचान क्या है बेटा केमिकल रिएक्शन की, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कभी भी गैस इवॉल्व हो रही है तो आप कहेंगे 100% यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। और एग्जांपल याद रखेंगे, ये एग्जांपल मैं आगे भी यूज कराऊंगा बेटा आपके, ये एग्जांपल्स लर्न होने चाहिए, ये इक्वेशन हमें लर्न होनी चाहिए, मैं 3 जगह यूज कराऊंगा इसी सिंगल इक्वेशन का, ठीक है। तो हमने याद करना है इसको कि अगर हम जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स किस में पुट करते हैं बेटा, H2SO4 में, तो वो H2 गैस को रिमूव कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, H2 गैस अलग निकल जाती है और क्या बनता है आपका जिंक सल्फेट बनता है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा बेटा, नेक्स्ट आपका पहली पहचान हो गई इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब दूसरी पहचान है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। दूसरी पहचान क्या बेटा आपका, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब यार प्रेसिपिटेट होता क्या पहले ये तो बताओ, तो यहां आ जाइए, प्रेसिपिटेट है ना, प्रेसिपिटेट में सब्सटेंस टू बी डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड मतलब जम जाना है ना,
तो क्या है बेटा आपका यहाँ पर अ सब्सटेंस टू बी डिपॉजिटेड इन सॉलिड फॉर्म फ्रॉम अ सॉल्यूशन। जब एक सॉल्यूशन से या एक सॉल्यूशन के अंदर ही आप समझ लीजिए कि नीचे कुछ डिपॉजिट हो जाए, जम जाए, और वो किस फॉर्म में, आपका सॉलिड फॉर्म में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? प्रेसिपिटेट कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, सेकंड जो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर कभी प्रेसिपिटेट बन रहा है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, 100% केमिकल रिएक्शन हुई। तो आप देखिएगा बेटा यहाँ पर क्या लिखा आपका, ये पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, और ये क्या बेटा आपका लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की जब रिएक्शन होती है तो ये पोटेशियम जो है लेड को हटा देता है, और ये लेड पोटेशियम को हटा देता है। दोनों एक दूसरे की जगह आ जाते हैं, एक तरह से आप कह सकते हो। तो इसको हम आगे जाके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहेंगे, लेकिन अभी मैं आगे की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ यही की बात कर रहा हूं कि बेटा यहाँ पर क्या पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेते हैं और किसका बेटा आपका लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं। जब इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है, जब इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है तो क्या होता है बेटा, लेड आयोडाइड, यहां देखो येलो कलर में लिखा है मैंने, ये लेड आयोडाइड का क्या बेटा आपका प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है बेटा आपका यहाँ पर, ये प्रेसिपिटेट बनता है, और किस कलर का होता है बेटा आपका, ये होता है येलो कलर का। तो लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनता है और आगे पोटेशियम नाइट्रेट अलग आ जाता है। तो कुल मिला के बेटा आप यहाँ पर क्या करेंगे कि क्या बनता है यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की जब रिएक्शन होती है तो किसका प्रेसिपिटेट बनता है बेटा, येलो कलर का, लेड आयोडाइड का, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमें याद होनी चाहिए, बस आपको 4 रिएक्शन याद कराऊंगा मैं सिर्फ, ठीक है, सिर्फ 4 रिएक्शन, ओके। और ये आगे भी काम में आएंगी, ध्यान रखना, यहां पर आगे थोड़ा सा मुश्किल लगने लगता है बच्चे को, बट 4 की 4 रिएक्शन ना बिल्कुल अच्छे से ढंग से लिख लेना, ठीक है। अभी तो बल्कि 3 ही कराऊंगा आज तो। चलो देखो अब आप इसमें आगे बढ़ाओ। अब आपका चेंज इन टेम्परेचर, क्या अगर टेम्परेचर में चेंज आ जाए, अगर टेम्परेचर में चेंज आ जाए तो वो भी पहचान किसकी है बेटा, आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस की होती है। अगर टेम्परेचर में चेंज आ जाए तो वो भी पहचान किसकी होती है बेटा, आपकी इवोल्यूशन ऑफ गैस की होती है। तो पहली पहचान क्या थी, वो सॉरी केमिकल रिएक्शन की होती है। केमिकल रिएक्शन की पहली पहचान क्या थी आपकी, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और दूसरी पहचान क्या थी बेटा आपकी यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और तीसरी पहचान क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में चेंज का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, तो आप समझना मेरे बच्चों कि क्या करते हैं। अब तो आपको पता है एशियन पेंट आ गया है, ठीक है, कैटरीना खूब बेच रही है दबा के, लेकिन इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो व्हाइट वॉश कैसे होती थी, तो व्हाइट वॉश के लिए क्या होता था, नॉर्मली बाजार में जाते थे लाला की दुकान पर, ठीक है, और वहां से ना चूना लेकर आते थे, ठीक है, क्विक लाइन चूना पत्थर, ठीक है, तो वो व्हाइट व्हाइट कलर के होते थे बेटा, ठीक है। तो वो पत्थर लेकर आ जाते थे, फिर उसको पानी में भिगा देते थे। एक ड्रम है, मान लो एक ड्रम है, ठीक है, उसमें पानी में उसको पुट कर दिया, ठीक है बेटा, पानी में पुट करके छोड़ दिया। देखेंगे पानी में पुट करने के बाद 1 मिनट 1.5 मिनट बाद तो आप देखेंगे कि वो क्या हो रहा है, बॉइल हो रहा है वाटर खुद ब खुद। अब आप सोचो गर्म किया, नहीं गर्म नहीं किया, बल्कि ये क्या है आपका जो चूना पत्थर है, क्विक लाइन बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ, और क्या हो रहा है, वो बॉइल्ड हो रहा है, उसमें से हीट क्या हो रही है, निकल रही है, हीट निकल रही है, हीट निकल रही है, इसका मतलब क्या हो कि टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो टेम्परेचर में चेंज चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो वो भी किसकी पहचान होती है हमेशा बेटा, आपका केमिकल रिएक्शन की ही होती है। किसकी होती है, केमिकल रिएक्शन की होती है। जैसे एक एग्जांपल फोटोसिंथेसिस होता है ना आपका, तो फोटोसिंथेसिस में आप सोचिए कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो हीट को लेते हैं कि देते हैं, सोचो, एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को क्या कहते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं, यानी हीट अपने अंदर लेते हैं। तो कुल मिला के टेम्परेचर चेंज होगा ना उनका भी, तो इसका मतलब जो उसमें क्या होता है बेटा आपका, कौन सा, फोटोसिंथेसिस, जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, तो वो भी किसमें आता है, केमिकल रिएक्शन में ही आता है, ठीक है, किसमें आता है, केमिकल रिएक्शन में ही आता है। एक और केमिकल रिएक्शन बता सकता हूँ मैं आपको, जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो बायो में एक अलग है, ठीक है, पूरा प्रोसेस, लेकिन एक नॉर्मली हम सांस लेने को कहते हैं ना, ठीक है। तो हमने क्या लिया, हमने ऑक्सीजन अंदर ली, तो ऑक्सीजन जो अंदर ली वो गर्म जा रही है क्या, नहीं ना, नॉर्मल जा रही है। बट जब हमारे अंदर से बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड तो वो गर्म निकलती है। आप चाहो तो ऐसे करके देख लो, तो गर्मी महसूस होगी आपका हाथों पर, ऐसे, समझ रहे हो, बदबू तो नहीं आ रही किसी के मुंह से, हाँ। तो ऐसे करके देखोगे तो क्या आएगा आपका, गर्म हवा आएगी अंदर से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आएगी वो गर्म आएगी, यानी हीट भी आती है साथ में। तो टेम्परेचर में चेंजिंग होगी तो इसका मतलब रेस्पिरेशन जो है वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है।
तो टेम्परेचर में अगर चेंज आता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ध्यान रखना। इसका एग्जांपल है कि क्विकलाइम यानी CaO को जब मैंने किसमें भिगाया बेटा, वाटर में, किसमें भिगाया बेटा मैंने, वाटर में, तो क्या मिला मुझे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैसा, सिलेक्ट वो प्लस हीट, और हीट भी निकल रही है, क्या हो रहा है बेटा आपका, हीट भी निकल रही है। तो कुल मिला के 3 प्रोसेस है जिनके हिसाब से हम कह सकते हैं 3 चीजें के होने पर हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है, 100% हुई है। पहला आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस, और दूसरा आपका क्या हुआ बेटा, आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और तीसरा आपका क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारा बेटा चेंज इन, नेक्स्ट है हमारा चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर भी हमें याद होना चाहिए। वैसे तो आपका फिफ्थ वाला चेंज इन स्टेट भी होता है, इसको याद कर लेना नॉर्मली, ठीक है। चेंज इन स्टेट में, और जैसे वैक्स होता है ना, तो वो बर्न होने पर क्या बनता है, उसकी स्टेट चेंज होती है। कैसे आपका सॉलिड से लिक्विड में होता है, वो उसका एग्जांपल हो गया। चलिए फिर ये तो याद कर लेना। अब यहाँ देखो चेंज इन कलर, तो यहाँ पर क्या बेटा, साइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद पोटेशियम परमैंगनेट solution then the purple color of potassium permanganate। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है बच्चों, आपका पर्पल होता है। देखिए समझिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है बेटा, आपका पर्पल होता है। अगर उसके अंदर हम क्या डालते हैं, साइट्रिक एसिड, दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल कलर का था वो कलरलेस हो जाता है। कैसा हो जाता है, जैसे पानी होता है ना, ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, कलर में चेंज आई ना, पहले कैसा था पर्पल कलर का, और अब कैसा है, अब कलर ही नहीं बचा, कलरलेस हो गया है। तो ये भी बेटा आपका किसकी पहचान है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। कभी भी अगर चेंज आ रहा है ना कलर में, तो केमिकल रिएक्शन हुई है। दूध से आप चाय बना रहे हैं, दूध किस कलर का था, व्हाइट, और चाय चाय के कलर की थी, ठीक है। चेंज हुआ है ना, मतलब कुल मिला के, तो वहां पर भी क्या चेंज इन कलर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे एग्जांपल्स के साथ मैंने करा दिए। पार्ट 1 है आपका, इसको आप अच्छे से करो। पार्ट 2 इसमें मैं आपको क्या कराऊंगा, पार्ट 2 में आपका केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस्ड करते हैं और अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में बताऊंगा, वो होगा। और जो थर्ड पार्ट होगा बेटा आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। इस तरह से चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो पहला पार्ट अगर नहीं होगा ना, तो बेटा सेकंड और थर्ड नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं पार्ट वाइज बना रहा हूँ इस वीडियो को, समझ रहे हो। इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि पहला पार्ट के बिना वो सेकंड थर्ड हो ही नहीं सकते, ध्यान रखना बेटा। तो अच्छे से करो आप इसको।